अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, DGISPR ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं और इसके साथ साथ कुछ अहम सवालात कौम के सामने भी रखे हैं। पैगाम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दों के लिए अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हथियार डाल दिया जाए या फिर अंजाम के लिए ये तैयार हो जाएं। फितनाउल खारिज या फितनाउल हिंदुस्तान, ये एक ही साजिश के दो चेहरे हैं। सवाल ये है कि अगर दुश्मन सरहद पार बैठकर आग भड़का रहा है तो क्या अंदरूनी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि DGISPR ने यह भी वाज़ेह किया है कि गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। सवाल ये है कि क्या हमने इस तल्ख हकीकत को जांच लिया है? बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता आखिर कौन रोक रहा है? क्या एलीट क्लास और सरदारों की सियासत अवाम के मुस्तकबिल की दुश्मन बन चुकी है? और कश्मीर के मामले पर एक बार फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा गूंजा, लेकिन क्या भारत की जारहाना हिकमत अमली का जवाब सिर्फ सिफारती सतह पर काफ़ी होगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन्हीं अहम, हसास और फैसला कुन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और नाज़रीन उसके बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। सिर्फ वोटों की जंग नहीं छिड़ी बल्कि वफाकी इत्तेहादियों की सियासत का असल चेहरा भी बेनकाब हो गया है। कल तक एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाने वाले आज एक मरतबा फिर मफाहमत की मेज पर बैठ गए हैं। क्या ये जमहूरियत की फतह है या फिर सियासी मजबूरी? और क्या दूसरे मरहले के इंतखाबात पर भी शुकूक व शुबहात के बादल मंडलाते रहेंगे या तमाम जमातें नताइज को खुले दिल से तस्लीम करेंगे? फिर मोहसिन नकवी के नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ सियासी भूंचाल साबित होगी या कौमी ज़रूरत है? ये क्या सियासी जमातें इख्तियारात की तकसीम को कबूल करेंगी या अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए इसे खतरा समझेंगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इन्हीं मौज़ूआत पर हक़ाइक़ की रोशनी में तफसीली और दो टोक गुफ्तगू करेंगे और अपने पैनल की राय भी इस पर जानेंगे। पैनल में मेरे साथ आज अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान मौजूद हैं, मसूद रज़ा साहब एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ स्टूडियोज़ में मुझे बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे रीड करते हैं सर? उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते, और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, कुछ बातों के जवाब दिए हैं और कुछ सवाल भी सामने रखे हैं। कैसे रीड करते हैं आप ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम, मसूद भाई को और डोगर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है DGISPR साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो रवायती जुमलों से अगर मैं आगाज़ करूँ कि जी एक बड़ी जामे मुजस्सम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू की गई और उसके अंदर जो पाकिस्तान अफवाज का किरदार अभी तक आया है, इस साल के अंदर 40,000 ऑपरेशन किए गए, 2085 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए, ऑपरेशन शाबान चला, ऑपरेशन रद्दुल फितना 2 चला और इसके अलावा बहुत सारे हथियार सीज किए गए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर दहशतगर्द काम करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ताने बाने बनते जी हैं। जी। फिर जो बात की गई इंडिया के हवाले से ज़ाहिर है और अफगानिस्तान के, ये भी बताया गया। UAE के हवाले से उन्होंने कहा कि ये तमाम कयास आगाइयाँ हैं, हमारा एक बहुत अच्छा मुल्क है और तमाम कन्वर्जेंस नहीं हो सकती एक मुल्क की दूसरी के साथ बिल्कुल 100%। तो ज़ाहिर है उनकी एक आज़ाद खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी होती है और उसका हम एहतराम करते हैं। आई थिंक दिस वाज वेरी टाइमली और बड़ा अच्छी बात उन्होंने ये कही। हाँ, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्होंने बिल्कुल वजाहत से कह दिया कि गो के उन्होंने शुरू में तो नो कमेंट्स कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान बनने के साथ इतने हमारे जो 4 प्रोविंस थे, अब 25 करोड़ आवाम हो चुकी है, इतने साल गुजर चुके हैं, दुनिया के अंदर मिसालें दी गई कि फलाने मुल्क के अंदर इतने सूबे हैं, फलाने मुल्क के अंदर इतने सूबे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मकसद यहाँ ये कहने का है कि क्या ये सारी चीज़ें उन्होंने दो टोक अल्फाज में तो बता दी, लेकिन क्या अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतज़ार करेंगे और फिर यही जुमले दोहराए जाएंगे, या अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुल्क के अंदर कोई बड़ी जो मस्बत तब्दीलियां हैं वो देखने में आएंगी? क्योंकि मौजूदा सियासी ढांचा इस जो निज़ाम के साथ आपको पता है जुड़ा हुआ है और ये निज़ाम को वो दवाम बख्शता है, क्योंकि उनके आप वहाँ तो लोग कहते हैं मरसूं सिंध न देसूं। तो फिर अगर जो वो मरसूं
वक्फों के नारे लगा रहे हैं, कभी जो है वो रियासत का नाम लेके बात की जा रही है कश्मीर के अंदर। क्या ये दुरुस्त रवैये हैं? क्या ये रवैये काबिल कबूल होने चाहिए? क्या ये सोचने की बात नहीं है कि अगर ये किसी एंकर ने या किसी टीवी पे बैठे डोगर साहब ने, कमेंटेटर ने बात की होती, तो क्या वो आज फिर जो पैमरा के नोटिस ना भुगत रहे होते? तो कहने की मुराद ये है कि बैड गवर्नेंस है, और ये अभी जो हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर वजाहत से कहा गया, लेकिन क्या इन्हीं लोगों के साथ लेके चलना है? और अगर इन लोगों के साथ लेके चलना है तो जो पहले आपने इनाम पाया है वो आज भी पाएंगे। मैं एक आखिरी बात करते हुए मैं ये जरूर चाहूंगा कि मसूद भाई और डोगर साहब इस पे जरूर कमेंट करें। वो ये है कि जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, अभी आज DGISPR ने भी इसकी बात की, तमाम लोग उसमें शामिल भी थे। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिन्होंने अमल दरामद नहीं होने दिया और उसके नतीजे में हजारों कीमती जानें जाया हो गई और बिलियंस ऑफ डॉलर, ऑलमोस्ट $150 बिलियन का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो कटहरे में आएगा? क्या उस शख्सियत को या उस पार्टी को मोरद इल्जाम ठहरा के उनके ऊपर कोई उनका जवाब तलबी होगी? उनके ऊपर कोई जुडिशियल कमीशन बना के उसका कोई अमली सबूत सामने आएगा? कोई सजाएं जो है वो मिलेंगी? और अगर नहीं मिलेंगी तो लेट्स वेट फॉर अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मसूद साहब, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे रीड करते हैं? गुड गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। गुड गवर्नेंस तो होना ज़रूरी है, लेकिन ये गवर्नेंस किस तरह से गुड होगी, किस तरह से बेहतर होगी, और किसने करनी है, और कितना इंतज़ार हमें और करना पड़ेगा? नेशनल एक्शन प्लान तो बन गया, ये भी हम सुन रहे हैं कि उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। करवाना किसने है और क्यों नहीं हो रहा उस पर अमल दरामद? बहुत शुक्रिया जवेरी आपका। अब्दुल्ला भाई ने जो गुफ्तगू की वो सुनी, सबको सलाम मेरा। ये देखिए, जिस चेंज की बात हो रही है और जिसकी बहुत अरसे से जरूरत महसूस की जा रही है, ये कभी भी टॉप टू बॉटम नहीं आता। ये फंडामेंटल कोड ऑफ सोसाइटी खुद डिसाइड करता है कि हमें किस तरह का निजाम चाहिए। उसके लिए हक रायदही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। ये सोच जरूर मौजूद है कि मुल्क के अंदर करप्शन है, मुल्क में इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है, लेकिन स्टेटस को खत्म करना, ये अगर आप ऊपर से लेकर आएंगे तो शायद मुश्किल हो। तो बेहतर तरीका तो यह है कि गुड गवर्नेंस अगर चाहिए, जो अवाम को चाहिए, अवाम से बेहतर नब्बास कोई नहीं है हालात का, वाकयात का, क्योंकि वो भुगत रहे हैं वो सिस्टम के अंदर। जिस तरह सिस्टम ही उनके लिए है, अगर है तो मौजूदा सिस्टम जो चल रहा है वो अवाम के लिए नहीं, अशराफिया का सिस्टम है। बात हो रही है कि अवाम का सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए जिससे मुल्क तरक्की करे, अवाम तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, और इस तरह से हम आगे बढ़े, अब नई सदी के साथ हम कम्पीट कर सकें। तो मोहसिन साहब ने जो गुफ्तगू की है कल और आज फिर DGISPR ने भी कहा कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, सारा जमाना इसकी बात करता है। वजीर आजम खुद कहते हैं कि जी बैड गवर्नेंस है, कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, उस पर इस्लाहात की जरूरत है। वो कभी सूबों को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, कभी विफाक को, ऑपोजिशन जमाते हैं, ये बात कहते तो सब है, लेकिन होगा किस तरह से? अब मोहसिन साहब ने जैसे स्टेक होल्डर्स होंगे कि जब एक निजाम उखाड़ा जाता है तो उनके कुछ नुकसान होते हैं, और नया सिस्टम आता है तो किसी का फायदा हो रहा होता है, तो जो लोग बैठे में वो कैसे चेंज करेंगे? वो नहीं कर सकते। तो अगर सिस्टम को चेंज करना है तो सबसे पहले तो अपने इंतखाबी इस्लाहात को ठीक, जो भी इस्लाहात आपने किए, इस्लाहात भी छोड़ दे, बहुत इस्लाहात हो चुकी, बहुत कोशिशें हो चुकी। अवाम को उनकी मंशा के मुताबिक वोट डालने का हक दीजिए, हुकूमत बनाने का हक दीजिए, और फिर अवामी नुमाइंदे जो है वही तय करेंगे कि कौन सा निजाम होना चाहिए, कितने सूबे होने चाहिए। किसी की जागीरदारी थोड़ी है कि बरसों सिंध ना देश हूं, या पंजाब की आपकी जो है वो जनूबी पंजाब की करारदाद एक अरसे से पंजाब असेंबली से जो है वो मंजूर होके पड़ी हुई है, सेक्रेटेरिएट उसका बन गया, कितना फैसला, लेकिन वो सूबा नहीं बन के दे रहा। बिल्कुल सही। तो एक नहीं कई सूबों की जरूरत है, कई इंतजामी यूनिट की जरूरत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत बात हो सकती है। तो मैं तो बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि आप अवाम के हाथ में ये इख्तियार दीजिए और अवाम को उनको फैसला करने दीजिए, अवाम फैसला कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। बाबर डोगर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। कल मोहसिन नकवी साहब ने भी सूबों की बात की है, आज हमने देखा कि DGISPR ने भी बात की है कि आबादी बढ़ गई है और 4 सूबे हैं
हमें सोचना चाहिए। बाकी जो बातें मोहसिन नकवी साहब ने की हैं उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन सर, गवर्नेंस अगर इन सूबों में बेहतर नहीं है तो सूबे ज़्यादा अगर हो जाएंगे, बेहतरी तो होगी। गवर्नेंस को किस तरह से बेहतर करना है, इसके लिए क्या रोड मैप है? नेशनल एक्शन प्लान तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये सवाल, और फिर ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी मसूद रज़ा साहब ने जिस तरह से कहा कि अवाम ये फैसला करेगी कि सूबे मज़ीद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 2002 के इलेक्शन में, पिछले 26 साल से पंजाब में, मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, 2002 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी यही नारा था कि जनूबी पंजाब बनना चाहिए। और उसके बाद 2002 में भी असम्बली में रेजोल्यूशन पास हुई। 2008 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी मेन जो यही था। 2013 में भी यही था। 2018 में खान साहब ने वादा किया, वहाँ पर एक जनूबी पंजाब की बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक अलहदा इत्तेहाद कायम हुआ और उस पर इलेक्शन हुआ। तो आज तक तो कोई जनूबी पंजाब का सिर्फ इलेक्शन पे नारा लगाया जाता है, वहाँ से वोट भी ले लिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो सका। पीटीआई के दौर में जनूबी पंजाब की एहसास महरूमी दूर करने के लिए वहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, बल्कि 2013 में भी शायद बनाया गया था। 2018 में प्रैक्टिकली एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। नून लीग की गवर्नमेंट आई, अभी आज मैं पढ़ा था एक नोटिफिकेशन हुआ है, वहाँ पर सारी सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। यानी कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट अमलन ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो 26 साल में तो हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। मुख्तलिफ असम्बलियों से एक करारदाद पास हुई, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। सिंध में आप देख लें, सिंध में पीपल पार्टी किसी सूरत में तैयार नहीं है। कराची के अवाम क्या चाहते हैं उसका मैंडेट हर इलेक्शन में आ जाता है सामने, लेकिन चौका पीपल पार्टी के पास बाकी मेजोरिटी है, वो वहाँ पर सूबे बनाने को तैयार नहीं है। पंजाब में नून लीग जो है वो सेंट्रल पंजाब में बैठी हुई है, यहाँ पर इसकी मेजोरिटी, यहाँ से सीटें जीत जाती है, वो किसी सूरत में पंजाब को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसे डिटरमिन होगा, किस तरह से अवाम बताएंगे कि जनाब हमें जनूबी पंजाब चाहिए? जनूबी पंजाब की 33% सीटें हैं, बाकी 67% जो है वो सेंट्रल पंजाब की हैं। तो वो सेंट्रल पंजाब से जीतते रहेंगे अगले 50 साल भी। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। बिल्कुल सही। अब इंडियन पंजाब जो है वो हमसे छोटा था। इंडियन पंजाब के 3 सूबे बन चुके हैं, जिसमें इंडियन पंजाब है, उसमें हरियाणा है और उसमें हिमाचल प्रदेश है। 3 सूबे उसके बन चुके हैं। मुझे तो अगले 50 साल भी नहीं लग रहा कि अब आपके यहाँ पर इसी तरह से अगर चलता रहा तो सूबे बन सकेंगे। ना किसी की आवाम ने सुननी है, ना किसी की का उस पर कोई एहतराम होना है, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहनी है। मुख्तलिफ पोलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, यहाँ पर काफ लीग आई, यहाँ पर PTI आई, यहाँ पर नून लीग 12-14 साल से नून लीग है, लेकिन जनूबी पंजाब का मसला हल नहीं हो सका। अब वहाँ पे एहसास महरूमी है। वहाँ पे आप मुझे एक बताएं कि राजनपुर पे अगर एक टीचर बदलना है तो उसको लाहौर आना पड़ता है। अच्छा। इसी तरह से वहाँ पे सफाई सुथराई नहीं है, वहाँ पर उस तरह की चीज़ें, आप जितने मर्जी नारेबाजी करते रहें, लेकिन सबको पता है कि वहाँ लाहौर और जनूबी पंजाब में और DG खान में, राजनपुर में, रहीम यार खान, यहाँ ये पसमानदा इलाके हैं। सारा लोड आपने लाहौर पे डाल दिया। लाहौर की आबादी पिछले 10-12 सालों में 1 करोड़ 60 लाख तक चली गई। लाहौर में अब मेरा मतलब है कि लाहौर में सहूलतों का फुकदान है, मसाइल हैं, होना चाहिए, बिल्कुल डिवीजन होनी चाहिए, लेकिन ये तो खाली ये कह देना कि अवाम के जरिए से, तो अवाम तो हर साल अपना मैंडेट दे देते हैं हर 3-4 साल के बाद, लेकिन उस पर अमल दरामद किस तरह से होगा? अमल दरामद होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सी पार्टी इस पर अमल दरामद करवाएगी। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो DG ISPR ने दहशतगर्दों के हवाले से बात की और उन्होंने कहा है कि जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होगा और मॉब को इसका हक नहीं दिया जाता। ये हक जो है वो रियासत के पास होता है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, इस पे पैनल की राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। DG ISPR ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की है, हमारे शोहदा की कुर्बानियों का भी जिक्र किया है और उसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अब्दुल्ला साहब, बलूचिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि एलीट क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, और उन्होंने कहा है कि जो सरदार हैं कई ऐसे हैं जो दहशतगर्दी में बराह रास्त भी मुलविस हैं।
जी, जवेरिया साहब, आपको याद होगा कि मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ और आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार मैंने ये कहा कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा रखना डालने वाले वहाँ के सरदार हैं। वहाँ इसके अलावा भी कुछ 200 के करीब ऐसे कमांडर बने हुए हैं जो खुद साख्ता कमांडर हैं, जिनके पास अफगानिस्तान जो आर्मी के जो सॉरी पुलिस थी उसकी जी जो जी इलीट फोर्स थी उसके लोगों को बुला के यहाँ रखा गया है। 20-20, 30-30 लोग गार्ड रखे हुए हैं और ये वहाँ एक दूसरे के खिलाफ काम भी करते हैं, दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर एक्सटॉर्शन के अंदर भी इन्वॉल्व है, पैसे भी लेते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, बहुत सारे ये गलत कानूनी, और इन सब के ऊपर वही सरदारी निज़ाम और वही जो नवाबी निज़ाम है वो उनको प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर आज दहशतगर्दों के सहूलतकार वहाँ का निज़ाम में बने हुए लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बलूचिस्तान की बात आती है, वहाँ के 100 के करीब MNA, MPA, सेनेटर्स कभी आपको बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो कभी भी BLA के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी भी मजीद ब्रिगेड को नहीं बोलेंगे, कभी भी वो जो है वहाँ के अवामी इशूज के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हर बार वो रियासत के ऊपर मलबा डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। रियासत अपना काम कर रही है। 632 बिलियन का तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने इस टाइम पे आपको बताया रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। जी DGISPR का ये भी कहना था कि जवान जो है वो बलूचिस्तान का हमारा असासा है, लेकिन याद रखें यही जवान पाकिस्तान के जो रियासत के लिए खतरा भी हैं, क्योंकि एक तरफ जवान को अगर उसका हक मिल रहा है और गुड गवर्नेंस की वजह से वो खुश है। देखिए ना, ग्रीवियंस कब पैदा होती है? ग्रीवियंस तब पैदा होती है जब गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं। अगर गवर्नेंस ठीक हो तो ग्रीवियंस नहीं पैदा होती। तो लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रीवियंसेस पैदा हुई उनके पीछे वजूहात वहाँ के सियासतदान हैं, वहाँ के नवाब हैं, वहाँ सरदारी सिस्टम है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जाती जेलें बनाई हुई हाँ हैं। जी क्या उन लोगों को पकड़ लिया गया? क्या सजा मिल गई? मसला तो यही है ना कि आप सजा और जजा में सजा ही नहीं देंगे और जिसको जजा मिलनी है उसको जजा नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे चलेगा बीबी? ये तो काम ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए आपका सिस्टम रिडंडेंट है। आपके मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं, वजीर दाखिला है, कोई मामूली आदमी नहीं है, और जी फिर एक सहाफत से भी मुंसलिक रहे काफी अरसा। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि ये निजाम नहीं चलेगा और हाँ ये जी कॉकरोच कुछ अरसे के बाद खड़े हो जाएंगे, तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ। तहरीक जवानान पाकिस्तान तो 10 साल से ये बात कर रही है कि निजाम और पाकिस्तान अब इकट्ठा नहीं चल सकता और इनमें से एक को मरना पड़ेगा। या निजाम मार लें या पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कहेगा इंशाल्लाह ताला इसको तो कायम दायम रहना है, लेकिन निजाम देखे ना, वो अभी जैसे मसूद भाई ने बात की, डॉक्टर साहब ने भी उसका तज़किरा किया, जी वो यही था कि जनाब अवाम तो करेगी, लेकिन अवाम की सुनता कौन है यहाँ? अवाम की अगर सुनी जाए, अवाम क्या सड़कों पे निकले जिस तरीके से भारत के अंदर निकली? देखें, आपका रेवोल्यूशन जो है ये इनएविटेबल है। आपके श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर जो रेवोल्यूशनरी कंडीशंस हैं, इसके असरात पाकिस्तान पर नमूदार होंगे और यहाँ बिल्कुल सही परफेक्ट इंग्रेडिएंट मौजूद है। मैं आखिरी बात जी करके, जी जी यहाँ हुकूमत पे एतबार नहीं है, यहाँ सियासत पे एतबार नहीं है, यहाँ जुडिशरी पे एतबार नहीं है, यहाँ मईशत पे एतबार नहीं है, सहाफत पे एतबार नहीं रहा। तो ये अब आप किस तरफ लीड कर रहे हैं? वेयर आर यू हेडिंग फॉर? बिल्कुल सही। मसूद साहब, कोई भी इवेंट जब होने वाला होता है, ख़ास तौर पे कोई बहुत बड़ा इवेंट, तो उसके पीछे कुछ मुहर्रकात होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कल मोहसिन नकवी साहब की ये बात कि सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, फिर कॉकरोचेस का जिक्र किया कि अगर सिस्टम खुद से नहीं बदलेंगे तो ये बाहर निकल आएंगे। आज DGISPR ने गुड गवर्नेंस के हवाले से बात की, बहुत ज़रूरी है। ये पसे पर्दा क्या चल रहा है, ज़रा रोशनी डालें। देखिए, पसे पर्दा तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। जो सामने नजर आता है वो तो ये है कि जो निजाम कायम हुआ है, उस निजाम ने कायम होते वक्त कुछ वादे किए थे। अच्छा। और वो वादे पूरे नहीं हो रहे। मुल्क मजीद मखरूस होता चला जा रहा है। निजाम नहीं चल रहा, वो आज से नहीं चल रहा, वो बहुत अरसे से नहीं चल रहा और एक तवील अरसा हो गया, तो निजाम नहीं चल रहा। एक मरतबा फिर कोशिश की गई, एक निजाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गवर्नेंस नहीं है, अदालती निजाम अच्छे नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर रही है, हम मखरूफ होते चले जा रहे हैं। एक तरफ हम दिफा पर और अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग पर जो है बड़ा नाज कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से माजरत के साथ हम खोखले हो चुके हैं अंदर से। जी
सिस्टम खोखला हो चुका है, तो इसको बदलने की जरूरत है। तो मोहसिन नकवी साहब जो ये बात कह रहे हैं, ये आज नहीं, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मियां आमिर महमूद साहब ने एक किताब लिखी जी जी, और जी। उन्होंने उस किताब में इन तमाम चीजों का जिक्र किया था। हाँ उससे जी। पहले भी ये सारी बातें होती रही हैं। मैंने जो पिछले जब आपका सवाल था उसमें जो गुफ्तगू की और डोगर साहब ने उस पर तबसरा भी किया, जब मैं कहता हूं कि अवाम फैसला करेंगे, तो आप जरा इर्द गिर्द नजर तो दौड़ाएं। 88 से लेकर आज तक, मैं 88 से पहले कुछ और देता हूं, 88 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी वो किसी न किसी तरह से हाइब्रिड हुकूमतें थी, और आज भी हाइब्रिड हुकूमत है। बिल्कुल सही। तो कुल्ली इख्तियार तो कभी सियासी जमातों के पास नहीं है। 2002 का उन्होंने जिक्र किया। 2002 में हमने साइकिल के इंतखाबी निशान के साथ एक ऐसी जमात खड़ी की थी जो गुजरात से बाहर कहीं मौजूद ही नहीं थी और पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी। फिर हमने एक इत्तेहाद बनाया था मुत्तहिदा मजलिस अमल का, और हमने जोड़ जाड़ कर एक सिस्टम बनाया और हुकूमत कैसे गंदा किया वो जब मीडिया शुरू हो रहा था उस वक्त की कहानी है, वो किसी और वक्त अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। हमने उस वक्त किया। 2008 में जो इंतखाबात हुए वो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, उनको उसका वोट मिला। फिर उसके बाद पंजाब में जो कुछ होता रहा, पटक होती रही, वो होता रहा, और फिर सारा सब हमारे सामने मौजूद है। कहने का मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि अवाम चीज लेकर आएंगे, अब मैं सिंध की आपको मिसाल देता हूँ। 6 करोड़ की आबादी का सूबा है तकरीबन 3-3.5 करोड़ आबादी तो कराची शहर में रहती है। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, टंडो अलैया, टंडो मोहम्मद खान, यहाँ से शहरी जमातें जो नशिस्तें लेती आई हैं। अगर एक मुनसिफाना इलेक्शन हो तो सिंध में एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी हुकूमत बन ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। जब जमातें अपने कद से ज्यादा बड़ी करके आप पेश करते हैं तो फिर उनकी डिमांड्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे फिर जो आप फंडिंग देते हैं लोगों से वो दीगर बिजनेसेस में अपना हिस्सा मांगती हैं। तो अगर आप मैं सिंध की बात कर रहा हूं, अगर सिंध में आप एक आम इंतखाबात, एक जेन्युइन इंतखाब करा दें तो यहाँ पर तब्दीली आ जाएगी। कराची का इलेक्शन जो है वो आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह से वो इलेक्शन हुआ। इसी तरह से अगर पंजाब में, पूरे मुल्क में सूरत हाल हो और इलेक्शन मुनसिफाना हो तो अवाम खुद अवामी दबाव होगा। अवाम क्या चाहते हैं? एक अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं ना। जिन लोगों को अभी हुकूमत मिलती है वो तो अकाउंटेबल ही नहीं है। अब बलूचिस्तान की जैसे आपने बात की, सरदार, मैं भी कोई सन 2000 से सुन रहा हूँ कि वहां के सरदार जो है वो मुल्क दुश्मन है, वो दहशतगर्द है। भाई वहां पर हुकूमत कौन बनाता है? इस वक्त हुकूमत किसकी है? वहां पर हमारी फोर्सेस मौजूद हैं। खत्म करके हमें बताएं ना कि ये सब कुछ हमने खत्म कर दिया, किसने रोका है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आपका जी बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया मसूद साहब। बाबर डोगर साहब के सामने यही सवाल रखना चाहूँगी। बाबर डोगर साहब, दहशतगर्दी के हवाले से बात की, फिर आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी हल्का सा तस्करा हुआ और ये कहा गया है कि जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस है उसका इख्तियार कभी भी मॉब को नहीं दिया जाता और 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि दहशतगर्दों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो भारत के अज़ाइम हैं वो नाकाम हो पाएंगे या हमें मज़ीद कुछ और भी करने की ज़रूरत है या बहुत वाइजली चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है? मामला बड़े खराब हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो जमहूरियत की तारीफ की गई है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब पाकिस्तान में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जाती उमरा से पूरा पंजाब चलाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से पूरा पाकिस्तान चलाया जा रहा है, कोयटा से पूरा बलूचिस्तान चलाया जा रहा है। तो लोग कहाँ पर हैं? सेंस ऑफ ऑनरशिप कहाँ पर है? लोगों के अंदर तो सेंस ऑफ ऑनरशिप है ही नहीं, एक डिटैचमेंट है। ऐसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ये कोई हवा में है, ये कोई मरीख में रह रहे हैं और अवाम बेचारे जो है उस ज़मीन पे रह रहे हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर जाते हैं 15 दिन के बाद 2 घंटे के लिए कोयटा जाते हैं? क्यों नहीं बलूचिस्तान के बाकी शहरों में जाते हैं? क्यों नहीं वहाँ पर जाके लोगों से इंटरेक्ट किया जाता? क्यों नहीं उनकी एहसास महरूमी जो है फेडरल गवर्नमेंट खुद जाए वहाँ पर जाकर एहसास महरूमी जो है दूर करने की कोशिश की जाए, वहाँ की गुर्बत दूर करने की कोशिश की जाए, उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप दी जाए। कौन रोक रहा है इनको कि ये वहाँ पर जाएँ और जाकर लोगों से इंटरेक्ट करें? मुझे तो ये लग रहा है कि कोयटे से आगे शायद बलूचिस्तान है ही नहीं, कोयटे तक ही महदूद है, कोयटे के भी चीफ मिनिस्टर हाउस तक महदूद है। आज तक मैंने तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो कोयटे से आगे गया हो, मुझे शहरों में गए हो, वहाँ पर जाके वहाँ पर लोगों से मिले, लोगों को सेंस ऑफ ऑनरशिप दें। अच्छा बाबर डोगर साहब, वो एसएचओ का है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था एक एसएचओ की मार है बलूचिस्तान, कोई मसला ही नहीं है, वो एसएचओ भी अभी तक सामने नहीं आया।
जब इस तरह की स्टेटमेंट्स जाएंगी तो फिर आपके सामने ही है। मैं 2002 से देख रहा हूँ, 2008 की गवर्नमेंट बनी, उसमें गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बलूचिस्तान की बात हुई, बलूचिस्तान पे बहुत सारी रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, बलूचिस्तान को अलहदा से डेवलपमेंट फंड दिए गए, वो फंड कहाँ पर गए, किसने खर्च किए, किस पर खर्च हुए, कुछ पता नहीं। हाँ, ये खबरें ज़रूर आती हैं कि वहाँ पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो रही है, वहाँ पर जितना डेवलपमेंट के नाम पर सारा पैसा जो है वो मिनिस्टर्स और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके घरों में जा रहा है, फॉरेन अकाउंट्स में जा रहा है, लोगों तक कोई ये पैसा नहीं पहुँचा। कौन इंश्योर करेगा कि जो बलूचिस्तान को पैसा जा रहा है वो अल्टीमेटली लोगों तक पहुँच रहा है? और यहाँ पर तो लाहौर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम गारंटी नहीं दे सकते कि यहाँ से जो पैसा निकल रहा है वो लोगों तक पहुँच रहा है। तो बलूचिस्तान खाली ये कह देना कि जी पंजाब ने अपना हिस्सा दे दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने इतना कट मार के उसको दे दिया, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो वहाँ पर पैसा गया है, एक एक पाई का हिसाब लिया जाए कि वो पाई कहाँ पर खर्च हो रही है। क्या बलूचिस्तान में स्कूल बन रहे हैं, क्या कॉलेजेस बन रहे हैं? मैंने तो यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट हुए तो यही है कि यहाँ से जो ऑफिसर वहाँ पर सर्व करके आए उनसे जब पूछते तो वो कहते हैं कि जी जितनी गुर्बत हमने बलूचिस्तान में देखी वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी, जितनी एहसास महरूमी हमने बलूचिस्तान में देखी वो किसी और जगह पर नहीं देखी। तो वो फिर अरबों रुपया कहाँ खर्च हुआ, किसके पास गया, इसका ऑडिट कौन करेगा? अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और वहां पे आधा घंटा जाके बैठ के वहां पर एक तकरीर करके वापस आ जाना है तो फिर बलूचिस्तान के मामला नहीं हल होंगे। बिल्कुल सही। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जनाब वहां के पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, वहां के सरदार ठीक नहीं है, तो भाईजान फिर फेडरल गवर्नमेंट बैठ के क्या कर रही है? कौन ये काम करेगा? कौन ये डिसाइड करेगा कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं वो वहां के लोगों तक पहुंच रहा है? यहाँ पर ये कह दिया जाता है जी पंजाब ने बड़ा भाई बन के वो सेक्रीफाइस कर दिया, सिंध ने कर दिया, वो पैसा जो यहाँ से गया वो कहाँ गया है, बलूचिस्तान में कहाँ लगा है, इसका ऑडिट करना पड़ेगा। जिन पेटों में वो पैसा गया वहां से निकालना पड़ेगा, अल्टीमेटली लोगों पे वो पैसा लगाना पड़ेगा। ये इतने और यही मेरे ख्याल में गुड गवर्नेंस है जिसकी बात की जा रही है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर गुड गवर्नेंस की बात हो रही है तो फिर तरीकाकार और जो एक रोड मैप है उसको भी फॉलो करने की जरूरत है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात, जिसके बाद अपेरेंटली हमें इत्तेहादी थोड़े से नाराज नजर आए थे, उनकी बात करेंगे जो एक बार फिर से बगलगीर नजर आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए पहले मरहले में और उसमें मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा और पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्ज़ाम लगाए और बहुत ज़्यादा हमने देखा कि लफ्ज़ी गोलाबारी की गई दोनों तरफ से। लेकिन अब कल एक अहम मुलाकात हुई है बड़ों के दरमियान और उसमें सीनियर कुछ रहनुमाओं के दरमियान और उसके बाद सिचुएशन कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। अब्दुल्ला साहब, सवाल ये है कि जो इंतखाबात हुए उसके बाद जो एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और अब जो सुलह सफाई हुई है, क्या ये जमहूरियत की फतह है या ये सियासी मजबूरी है? और ये भी कहा जा रहा था कि सब कुछ प्लान्ड है और उसी तरीके से ये चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये जमहूरियत का हुस्न है जी। अच्छा। इतना खूबसूरत हसीन चेहरा है, क्योंकि जमहूरियत जो है वो यही है कि सुबह शाम एक दूसरे को गाली दो, रात को इकट्ठे बैठ के खाना खाओ और हर चीज के अंदर शेयरिंग करो। एक तरफ मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि इतनी आपस में एक दूसरे को तकलीफ है तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको शहबाज शरीफ साहब के हाथ पे रख के चलती बने, वहां से अलहदगी कर ले, या फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इनके खिलाफ इम्पीच कर दे और प्रेसिडेंट को निकाल बाहर करें। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये आप यकीन माने कि हमने देख लिया है, जब पीडीएम बनी थी ना तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट गले मिल गए थे, जिससे ना राइट विंग रहा ना लेफ्ट विंग रहा। आज पाकिस्तान को एक राइट विंग की जरूरत है। जो इन्होंने वहां गुनाह किए हैं, जो मैंने तो मेरी पार्टी ने तो अभी तक जो है ना, हम तो पहली दफा यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर, इससे पहले तो हमने लड़े नहीं है। मकसद यहाँ कहने का है कि हमने तो हुकूमत नहीं की ना, जिन्होंने हुकूमत की है उनकी वजह से बैड गवर्नेंस हुई है। उन लोगों ने जो है वो पैसे खाए हैं, अवाम का पैसा अवाम तक नहीं पहुंचाया। अभी डोगर साहब रो रहे थे पिछले सेगमेंट में कि जनाब वो बलूचिस्तान के अंदर खा गए। भाई मेरे सामने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने ब्रीफ किया और उसके अंदर बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे
और उन्होंने सामने कहा कि 89% सूबे का बजट करप्शन में चला जाता है, और मैं ये 2024 की बात बता रहा हूँ, दिसंबर 2024 की। अब ये अगर कश्मीर के अंदर देख लिया जाए, मैं आदाद-ओ-शुमार स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आपके सामने रखता हूँ। 46% स्कूलों के अंदर कश्मीर के अंदर टॉयलेट नहीं है। 50% से ज्यादा स्कूलों की दीवारें नहीं हैं, यानी कि बाउंड्री वॉल नहीं है। 50% से ज्यादा स्कूलों के अंदर बिजली और जो पानी है उसकी सहूलत नहीं है। आप कहते हैं कि जी वो अवाम खड़ी हो जाए, अवाम क्या करे? वो अगर खड़ी ना हो तो फिर क्या इनके हाथों अपना गला खुद दबा ले, अपने बच्चों का गला घोंट दे? आपको पता है डिमांड्स क्या आई हैं जवेरिया? बेटा, जहां डिमांड्स आई हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमआरआई दे दो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक एमआरआई मशीन नहीं है। यहाँ गली के नुक्कड़ के ऊपर आपको मिल जाती है एमआरआई मशीन एक शहर के अंदर, और वहां ये नहीं है। अब अगर आप करप्शन की बात करें तो करप्शन का वो हाल है कि जो मतलब बेहाल है। हकीकत यह है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से, इन्होंने सिर्फ मिल के पैसा खाना है। अगर पाकिस्तान गरीब होता, आखिरी बात, पाकिस्तान गरीब होता तो हमारे हुक्मरान भी गरीब होते। आज हुक्मरान कैसे अमीर है, मुझे इसका जवाब दे दे कोई। मैं तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मसूद साहब, यही सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। आजाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं पहले मरहले के बाद, तो हमने देखा कि सिचुएशन क्या बनी, बहुत सियासी पारा जो है वो चढ़ गया और एक दूसरे पर बहुत लफ्जी गोलाबारी जो है वो भी हमने देखा कि की गई। लेकिन अब क्या जिस तरह से सुलह सफाई हुई है, दूसरे मरहले के इंतखाब का जब नतीजा आएगा तो सिचुएशन वही पुराने वाली मिलेगी या डिफरेंट होगी? देखिए, ये इसी तरह से होता रहेगा। यही निज़ाम है पाकिस्तान का, और हमारे यहाँ कुछ भी खालिस नहीं, न जमहूरियत खालिस है न आमियत खालिस है। तो निजाम में जब तक ये चीज ना हो तो फिर निजाम चल नहीं सकता ना। ये जो लोग हैं ये अकाउंटेबल ही नहीं है किसी को। ये आपको भी पता है कि पिछले इलेक्शन कैसे हुए, उससे पहले इलेक्शन कैसे होते रहे। अब नून लीग जो है वो उसके पास कितना मैंडेट है, पीपल्स पार्टी के पास उसका ओरिजिनल मैंडेट कितना है और उनकी पोजीशंस क्या है। वो जो कुछ भी करते हैं, करने के बाद पहला जो रिएक्शन था ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस इलेक्शन के नतीजे जब आने शुरू में, तो उनका रिएक्शन ये था कि वो इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं कह रहे थे, वो रियासत से बात कर रहे थे। हाँ जी, कि जी हमें हरवा दिया रियासत। हाँ। तो आप जरा सोचिए, जब जहन में फिर उन्होंने जस्टिफाई भी तो किया था ना। देखिए वो कुछ भी करते रहे, जो रीजन रिएक्शन होता है ना, जो पहली फुर्सत में आपके मुंह से बात हाँ जी आता है, वो यही थी कि आपने कहा कि जी रियासत जो है वो नून लीग के साथ खड़ी हुई है, रियासत को चाहिए कि वो फैसला करे। तो वो रियासत से, क्योंकि वो आएगी जिस तरह से इस पर इख्तिदार में, क्योंकि इख्तिदार में तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो जिस क्वांटम के साथ आए इख्तिदार में वो उनका बनता नहीं। तो उनको भी पता है, उनको भी अपने कद का पता है, अपने वजन का पता है, नून लीग को भी पता है, बाकी जो इस सिस्टम की जमातें उनको भी पता है। इस मुल्क में इस वक्त कहीं पर भी कोई अपोजिशन मौजूद ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की हुकूमत है, वहां पर भी कोई अपोजिशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नेशनल नहीं है, सेनेट में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, सिंध में नहीं है। बस आपस में कभी इत्तेहादी बन जाते हैं और कभी आपस में ऑपोजिशन का किरदार अदा कर देती है। जी 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 जी। अच्छा बाबर डोगर साहब, विफाकी इत्तेहादियों में कल तक तो हमने महाजराई देखी और अब हम देख रहे हैं कि सीज फायर भी हो गया। क्या वजह समझते हैं, किस तरह से, किसने कराया ये सीज फायर? मुझे एक बात बताएं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में अलाय में हैं। आज तक आपने फिर पार्टी के किसी बंदे को पार्लियामेंट के अंदर ये कहते सुना है कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बात करे कि नून लीग ने ये करप्शन की है, पंजाब में करप्शन चल रही? आज तक कोई एक तकरीर मुझे निकाल के दिखा दे कि पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीर हुई हो। पंजाब में फिर पार्टी ट्रेजरी बेंचेस में बैठती है, अलाय है। मुझे तो कोई याद नहीं कि कोई एक तकरीर किसी एक एमपीए की हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि नून लीग करप्ट है। गवर्नर पंजाब पे पार्टी के हैं, 2.5 साल से वो गवर्नर है। मुझे उनकी कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे कि उन्होंने कहा हो कि जनाब नून लीग जो है बड़ी मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, कोई एक सिंगल तकरीर।
अब जब कश्मीर का इलेक्शन आता है या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आता है तो बिलावल साहब ना वहाँ पर जट के उनको याद आ जाता है कि नून लीग तो बहुत करप्ट है, यहाँ पे तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, लूट के खा गई। तो भाई लूट के खा गई, ये इलेक्शन पे ही क्यों याद आता है, ये आगे पीछे क्यों नहीं याद आता? बिलावल साहब लाहौर से आते हैं तो उनको पता चलता है कि ना ये तो बड़ी धांधली हो गई। 2013 का इलेक्शन होता है, पंजाब से अगर पीपल पार्टी हार गई तो बड़ी धांधली हुई है ना, पंजाब में अगर पीटीआई जीती तो फिर भी वो धांधली हो गई है पंजाब में। सियासी जमातें अपनी हार मानती क्यों नहीं है बाबर डोगर साहब? 50 साल हो गए हैं, इनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बात हो रही है कि गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पर तो अवाम है ही नहीं है। अवाम बेचारी 40% लोग गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उनकी तो आज तक किसी ने एक बात नहीं की। रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल महंगा हो रहा है। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दे बिलावल की पूरी कश्मीर इलेक्शन में कि उन्होंने कहा ओके जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, लोग बेचारे जो है वो 40% लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, वो बात नहीं करेंगे। बड़ी जनरलाइज बातें करेंगे, सड़कें नहीं है जनाब, या जनाब लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट है, उधर डेवलपमेंट नहीं है। कभी वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि 40% लोग अवामी मसाइल पे बात रहने, क्योंकि वो तो सिंध में भी रह रहे हैं। पेट्रोल सिंध में भी महंगा हो रहा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब इसलिए नहीं बोलते, उनको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो सिंध वाला जो है वो सिंध की करप्शन एक्सपोज कर देगा। तो जनाब इससे बेहतर है कि एक चुप 100 सुख। तो ये दोनों, ये सारा टोपी ड्रामा चल रहा है। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, अगर जमहूरियत कमजोर हो रही है तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी उसके जिम्मेदार हैं। 2.5 साल से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये अवाम बेचारी तमाशा देख रही है। कभी जनाब नून लीग करप्ट है, शाम को उसके साथ मुज़ाकरात पे बैठ जाते हैं। अगर इलेक्शन जो है उसमें कोई मसला था तो आप हर 4 साल के बाद एक दूसरे पे धांधली का इल्जाम लगाते हैं। आप दोनों वहां पर बैठे हुए हैं, बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म ले। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं ये कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, मसूद हमारे साथ मौजूद है, और अब्दुल्ला साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह के पान।